चैनल माय डियर फ्रेंड्स, वी आर लाइव विद अनदर लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम। और बच्चों आज हमारे सामने कौन सा टॉपिक आने वाला है? दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अभी तक देखो हम लोग ये तो देख चुके हैं पावर कैसे ट्रांसमिट होती है। जनरेशन तो मैंने नहीं कराया, जनरेशन लास्ट में कराऊंगा। लेकिन अभी हम लोग ये देख चुके हैं पावर ट्रांसमिट कैसे होती है बाय मींस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, यूजी केबल। तो अब बात यह आती है पावर लोड तक कैसे पहुंचेगी, लोड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये चीजें बच्चों हमें डिस्कस करनी है इन दिस सेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इन दिस सेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो काफी मजा आने वाला है, काफी एंजॉय करने वाले हैं, काफी फन सेशन होने वाला है और काफी चीजें बच्चों आप लोग सीखने वाले हो। बट इससे पहले सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर देना यार, और शेयर कर देना। शेयर ज्यादा से ज्यादा किया करो, और खासकर मेरे जो कॉलेज वाले बच्चे हैं वो लोग अपने कॉलेज के सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर किया करें, क्योंकि कॉलेज के ग्रुप्स में जब शेयर करोगे तभी मैक्सिमम क्राउड तक हमारी आवाज पहुंचेगी, तभी मैक्सिमम क्राउड तक हमारी बात पहुंचेगी, हमारी नॉलेज पहुंचेगी और ये रेवोल्यूशन बेटा आगे बढ़ेगा। अब इससे पहले हम लोग लेक्चर स्टार्ट करें, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई डियर फ्रेंड्स, माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR 1 twice in GATE in 2014 and 18. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes. And my dear friend, presently I am working as a director at an academy for GATE department. But बच्चों, ये जो क्रेडेंशियल है, मैंने पहले बताया ना, ये जो क्रेडेंशियल्स हैं ये सब अपनी जगह हैं। What matters is कि हमारे बीच क्या फीलिंग है, what we are trying to achieve, ठीक है, what we are trying to achieve। तो बच्चों हम यहां पे ये अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक टॉप लेवल नॉलेज हम गेन करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, एक बेहतरीन रैंक हम लेकर के आए गेट और ESE एग्जाम के अंदर। सो दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। और वही चीज हम लोग अचीव कर लेंगे अगर इसी लगन से, इसी मेहनत से हम लोग लगे रहेंगे। और बच्चों मैंने आपको बताया भी है, इस यूनिट के साथ साथ मैं डेली रात 8:30 बजे आपको लोड फ्लो एनालिसिस कवर करा रहा हूं, जिसके अंदर कल हमने वाइबस मैट्रिक्स वाला पार्ट कवर किया था, आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पावर सिस्टम की दो सीरीज पैरेलल चल रही हैं। सबसे पहली सीरीज चल रही है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी सीरीज 8:30 बजे चल रही है लोड फ्लो एनालिसिस। अब देखो यार, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है और मुझसे और ज्यादा चीजें सीखना चाहते हो तो इस URL पे जरूर जाना, tinyurl.com/AnkitESE। अब बेटा इस URL पे आपको मिलेंगी सारी स्पेशल क्लासेस जो मैंने आज तक ली हैं या जो मैं आगे लेने वाला हूं, तो जो मेरी अभी क्लासेस चल रही हैं लोड फ्लो की बेटा, वो यहां मिल जाएंगी अपकमिंग स्पेशल क्लास में। यहां जाना, लिंक पे क्लिक करना, ऑटोमेटिकली अनअकैडमी ऐप के अंदर ओपन होगा। और अगर ऐप नहीं है अभी भी तो बेटा ऐप डाउनलोड कर लेना, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन। तो ऐप सबके पास जरूर होनी चाहिए, मोबाइल में व्हाट्सएप हो ना हो, फेसबुक हो ना हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप होना जरूरी है। ठीक है, कहते हैं ना अनअकैडमी ऐप होना अनिवार्य है। तो बच्चों ये डाउनलोड जरूर कर लो, क्योंकि बहुत सारा मस्त कंटेंट एकदम, और टेस्ट सीरीज, क्विजेस, बहुत कुछ मिलने वाला है। और आगे आने वाले डेज में बेटा आपके लिए क्वेश्चन सॉल्विंग, आपके लिए क्विजेस बहुत ज्यादा अमाउंट में मैं बढ़ा दूंगा। एंड वील मेक श्योर कि टॉप 100 रैंक बेटा यहीं से आने वाली है, ऐसा हम लोग करके दिखाएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा यार देखो, हमारी सबसे पहली वीडियो बुक इंडिया की इलेक्ट्रिकल, EC और IN वाले बच्चों के लिए, इस लिंक पे अगर बेटा जाओगे ना bit.ly/GATELive, और यहां ध्यान रखना गेट लाइव अपर केस में लिखना है, तो आपको इस चैनल के सारे वीडियो अलॉन्ग विद देयर लेक्चर PDF अरेंज चैप्टर बाय चैप्टर। तो बेटा जो आपको चीजें मार्केट में 30-30 हजार 40 हजार की मिलती हैं, वो तो हम यहां 0 रुपीज में आपको दे देते हैं, क्योंकि हमें यह फेथ है कि अगर हमारे बच्चे सक्सेसफुल होंगे तो हमारा रेवोल्यूशन आगे बढ़ेगा। तो बेटा आपकी सक्सेस के लिए दिन रात काम करते हैं, दिन रात काम कर रहे हैं सिर्फ एक ही चीज के लिए कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें और इस कंट्री को भी आगे लेके जाएं और हमारे रेवोल्यूशन को भी आगे लेकर के जाएं। अब इसके अलावा देखो, अगर प्लस पे आते हो तो प्लस पे क्या बेनिफिट है? इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर की लाइव क्लास, उनके डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, डाउट क्लियरिंग, सब चीजें मिलती हैं जो कि एक टॉप रैंक लाने के लिए चाहिए होती है।
अब एक चीज समझो यार, अभी प्रेजेंटली मैं अनअकैडमी पे डेली सुबह 8 बजे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ले रहा हूं और डेली दोपहर 12 बजे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्रैश कोर्स भी करवा रहा हूं। तो क्रैश कोर्स के अंदर भी हम डेली शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस लेवल का कंटेंट आपको मिलेगा इफ यू ज्वाइन अनअकैडमी। ठीक है, कि आपको कभी मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा, आपको इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा, एक डायरेक्शन में आप चलते जा सकते हो। ठीक है, विपिन प्रोटेक्शन के लिए बेटा एक बार मेरी स्पेशल क्लासेस में जाके देखो, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन बढ़िया से समझ आ जाएगा। भानु मेरे भाई करूंगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्रैश कोर्स प्लान, लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के मैराथन सेशन जाके देख लो, इलेक्ट्रिकल जंक्शन चैनल पे मस्त एकदम बढ़िया फॉर्म के अंदर है, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आइकॉनिक अगर जाते हो, आइकॉनिक प्लस का बड़ा भाई है, प्लस के सारे बेनिफिट आपको आइकॉनिक में भी मिलते हैं, लेकिन साथ साथ बेटा आपको एक पर्सनल कोच मिल जाता है। ये पर्सनल कोच आपको डे इन डे आउट गाइड करता है कि कैसे तैयारी करनी है, कहां से कितना, कब कैसे क्या पढ़ना है, कब सोना है, कब उठना है, हर चीज में गाइड करेगा। तो ये जो बीच बीच में फेज आ जाता है ना कि सर मेरे 10 दिन बर्बाद हो गए, 20 दिन बर्बाद हो गए, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं बहुत डीमोटिवेटेड था, तो बेटा इस फेज से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा, इफ यू ज्वाइन आइकॉनिक। और यहां आपको स्टडी मटेरियल भी बेटा एक्स्ट्रा मिलता है। इसके अलावा स्टडी प्लानर बनता है कि पूरा जो टाइम शेड्यूल आपको फॉलो करना है। स्टडी बूस्टर सेशन होते हैं एवरी 2 वीक्स। इसके अलावा पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस भी होता है। यहां पे आपको बताया जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या और कैसे उन वीकनेसेस को ओवरकम करना है। ठीक है, अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्ट है तो बेटा अंकित ESE कोड लगा के इमीडिएट आप 10% डिस्काउंट पा सकते हो और मेरी पर्सनल गाइडेंस में तैयारी कर सकते हो। ठीक है, दैट इज व्हाट आई हैव टू टेल यू अबाउट अनअकैडमी। अब चलिए शुरू करते हैं आज का कंटेंट, आज का लेक्चर। आपको पता है बेटा लेक्चर लिखने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक नारा लगाना पड़ता है अपने को चैट सेक्शन में। तो अब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्या करना है, क्या करना है। ठीक है, जल्दी से लिख दो यार। कम ऑन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। मेरे सब बच्चों ने लिख दिया लेट्स क्रैक इट। अब जब आपने लिख ही दिया है तो बच्चों फिर शुरू भी कर देते हैं, क्रैक कर देते हैं एकदम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। चलो अब यार देखो, ये है एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन दिस इज द बेस्ट आई कुड फाइंड ओवर द इंटरनेट। अब देखो यहां पे सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिकल जनरेशन सिस्टम, है ना, ये जनरेटिंग स्टेशन है। यहां टरबाइन होंगी बेटा, यहां पे टरबाइन के साथ साथ आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो सकता है, थर्मल हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है, कोई भी पावर प्लांट है, इसने बिजली जनरेट की। अब ये बिजली देखो, ये जो हरे वाला डब्बा है ना, ये ट्रांसफॉर्मर है। कौन सा ट्रांसफॉर्मर है? पावर ट्रांसफॉर्मर क्या करता है बेटा? पावर ट्रांसफॉर्मर सर जी वोल्टेज को बढ़ा दिया करता है अक्सर। बिल्कुल सही बात है, वोल्टेज को बढ़ाता है। अरे भैया क्यों बढ़ाता है? क्योंकि ज्यादा वोल्टेज पे लॉस कम आता है। तो बिल्कुल वोल्टेज को बढ़ा के ये ट्रांसमिट करने वाला है मेरे भाई। तो ये ट्रांसमिट हुआ, ये देखो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आ गई, ये ट्रांसमिट होता जा रहा है। यहां रिसीविंग स्टेशन आया, फिर आया एक हरे वाला डिब्बा आ गया फिर से, इसने फिर से क्या कर दिया? स्टेप डाउन। अब की बार बढ़ाएगा नहीं, घटाएगा। फिर देखो ये पावर चलते 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 ट्रांसमिशन से आई सब ट्रांसमिशन पे। अब सब ट्रांसमिशन में और कम हो गई वोल्टेज, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे आई। अब डिस्ट्रीब्यूशन से देखो कुछ लाइन आगे निकल गई और कुछ भैया ये मुड़ करके घरों की तरफ, इंडस्ट्रीज की तरफ आ गई। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो एक स्कीमेटिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बड़ा कार्टूनिस्टिक सा, लेकिन ये बहुत अच्छे से हमें समझाता है कि हमारा पावर सिस्टम है क्या। समझ आया? चमका भाई सब लोगों को जल्दी से बता दो यार, चमका कि नहीं चमका? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है इस फिगर को देख के, क्योंकि क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है कि पूरा पावर सिस्टम काम कैसे करता है। जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, लाइन और लोड, बस इतना ही तो काम है हमारा। समझ चमक गया ना सबको? चमक गया? तो आज बेटा हम लोग ज्यादा वर्क करने वाले हैं सिर्फ इस चीज के ऊपर, सिर्फ बेटा इस चीज के बारे में काम करेंगे। समझ गए? ये जो मैंने लाल वाला डिब्बा बना दिया है ना, इस पे काम करेंगे। अच्छा अब ये बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर फीडर कहां है? बेटा फीडर ये होता है, ये जो सब ट्रांसमिशन वाला लेवल है ना, इसको फीडर कह सकते हो।
इसको मेरे भाई ट्रांसमिशन लाइन कह सकते हो, ठीक है। और ये लाइन हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटर भैया, समझ गए। चलो अब तो सब समझ गए होंगे, सब समझ गए होंगे। चलो अब यार डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर देखो, सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको फीडर डिस्ट्रीब्यूटर लिख के दिखाया कि दो चीजें मेन होती हैं, एक फीडर और बेटा एक डिस्ट्रीब्यूटर। अब फीडर वो वायर होती है जिसपे कि कोई लोड टैप नहीं होता। फीडर जहां खत्म होती है, फीडर जहां खत्म होती है बेटा, वहां से डिस्ट्रीब्यूटर चालू होती है, डिस्ट्रीब्यूटर चालू होती है। संकेत मेरे भाई मैंने सारी पीडीएफ डाली है लास्ट वीक तक की, किसी स्टूडेंट से डिस्कस करके चेक कर लो बेटा, ये सारी पीडीएफ डल चुकी हैं। दैट इज अ गारंटी, दैट इज अ गारंटी। अगर आपको नहीं मिल रही है एक बार बात कर लो, नहीं तो वीडियो बुक का जो मैं लिंक देता हूं उस पर भी पढ़ी है, उस पर भी जाके देख सकते हो। अब ध्यान दो मेरी बात पे, फीडर एक ऐसी वायर है जिसपे कि कोई लोड नहीं लगा होता, जिसपे बेटा कोई लोड नहीं लगा होता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट होता है लोड। अब मान लो मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मेरा थोड़ा सा करंट इधर लोड ने ले लिया, फिर थोड़ा और आगे चला एक और लोड ने ले लिया, तो बेटा ऐसे जब लोड बार बार करंट निकालता रहेगा, बार बार करंट निकालता रहेगा, तो आगे जाते जाते करंट क्या हो जाएगा, कम। ऐसा समझो एक पानी का पाइप जा रहा है, एक पानी का पाइप जा रहा है, बीच बीच में ना आप छेद कर दो, बीच बीच में आप छेद कर दो, तो वहां से क्या हो जाएगा, लीकेज। तो पानी पीछे से तो बराबर चलेगा, लेकिन आगे 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 पहुंचने वाला पानी कम होता जाएगा। सेम चीज डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होती है कि बीच बीच में से जिसको जितना करंट चाहिए वो निकाल लेता है, तो आगे जाते जाते करंट कम होता जाता है। लेकिन फीडर में बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं होता, तो बराबर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता जाता है। जैसे कि एक पाइप है, एकदम परफेक्ट, एकदम नया पाइप है, कुछ भी खराबी नहीं है, तो पानी बराबर फ्लो करेगा पूरी लेंथ में, ना कम ना ज्यादा। तो ये फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर का फर्क है। दूसरी बात क्या होती है, फीडर हमेशा यार हाई पावर लाइन होती है और डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा लो पावर होती है। तो इसी वजह से फीडर की करंट रेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर से बेटा ज्यादा होती है। एक फीडर अकेले कई डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करती है। करंट रेटिंग ज्यादा होने से फीडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी डिस्ट्रीब्यूटर से ज्यादा होता है। और अगर आपने मेरे के साथ शुरू से पावर सिस्टम अटेंड किया है तो आप जानते हो, स्टार्टिंग में मैंने ये सभी चीजें आपको डिस्क्राइब की थी कि फीडर का X/R रेशियो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का X/R रेशियो क्या होता है, फीडर का एरिया ज्यादा होने से क्या इंपैक्ट आता है, डिस्ट्रीब्यूटर का एरिया कम होने से क्या इंपैक्ट आता है। सब चीजें बेटा हम देख चुके हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या होता है, फीडर के अंदर मेन क्राइटेरियन होता है कि उसकी एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए, उसकी एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए, ठीक है, फीडर के अंदर। और डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर क्राइटेरिया होता है कि वोल्टेज ड्रॉप बेटा कम से कम रहना चाहिए, यानी सेंडिंग से रिसीविंग जाते हुए ज्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज रिसीविंग तक पहुंचनी चाहिए। अगर सेंडिंग से 230 kV भेजी है तो ऐसा ना हो उसमें से 100 kV ही रिसीविंग तक पहुंचे, बाकी सारी बीच में ड्रॉप हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो पावर सिस्टम या ट्रांसमिशन लाइन एकदम घटिया है, घटिया है, उसमें आग लगा देना, चलाने की जरूरत नहीं है उसे। तो हम ये चाहते हैं अगर 230 kV भेज रहे हैं तो कम कुछ भी नहीं तो यार 215 210 kV तो पहुंचे, इतना वोल्टेज तो कम से कम पहुंचे। दैट इज व्हाट वी वांट, दैट इज व्हाट वी वांट, समझ गए। अब देखो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यार दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, एक होता है एसी बेटा, एक होता है डीसी। अब एसी तो हम सब लोग जानते हैं, हमारे घर में लगा होता है एसी डिस्ट्रीब्यूशन। जितनी भी पावर हमारे घर में आती है, ठीक है, जितनी भी पावर हमारे घर में आती है दैट इज एसी इन नेचर। आप जानते हो आपके जो एनर्जी मीटर के अंदर जो पावर आती है, जो लाइन आती है, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर आपको कोई भी डीसी डिवाइसेस चलानी होती है, जैसे मोबाइल चलाना है, तो मोबाइल का चार्जर, मोबाइल का जो एडेप्टर है दैट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। लेकिन आपके पास जो पावर अवेलेबल है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एसी। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, एसी। लेकिन फिर सर आप ये डीसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात क्यों कर रहे हो, अगर एसी एसी ही होता है हर जगह। बेटा हमारे घर के अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं लाइफ में, सिर्फ हमारे घर तक पावर पहुंचाना पावर सिस्टम का ऑब्जेक्टिव नहीं है, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एक पावर सिस्टम आपका सेटिस्फाई करता है। अब देखो एक पावर सबस्टेशन है, पावर सबस्टेशन अक्सर कैसे चलते हैं, बीच में जो सबस्टेशन लगा होता है ना, जो मेन जनरेटिंग प्लांट से आपके पास यार पावर आ रही है, जो मेन जनरेटिंग प्लांट से आ रही है, उसकी कुछ पावर को स्टेप डाउन करके, उसकी कुछ वोल्टेज को स्टेप डाउन करके अपने लाइट पंखे एसी चला लेते हैं, अपने सिस्टम चला लेते हैं।
और बाकी की पावर को सबस्टेशन आगे भेज देता है। समझ रहे हो, वो अलग से पावर सप्लाई नहीं लेता मेरे भाई। मान लो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वाला सबस्टेशन है, तो वो क्या करेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से टैपिंग लगा के एक पावर अपने लिए ड्रॉ कर लेगा और बाकी की पावर को आगे जाने वाली ट्रांसमिशन लाइन पे डाल देगा। ये बात क्लियर है? तो इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई कि किस तरह से एक सबस्टेशन काम करता है। अब मेरे भाई एक चीज सोचो, अगर कोई फॉल्ट आ गया बीच में, तो ये पावर जो पीछे से आ रही है ये तो रुक जाएगी, ये तो रुक जाएगी। अब इस चक्कर में मेरा पूरा सबस्टेशन बैठ जाएगा। पूरा सबस्टेशन अगर आगे तक का बैठ गया मेरे भाई, तो फिर सही कौन करेगा फॉल्ट को? फिर तो फॉल्ट ना डिटेक्ट हो सकता ना करेक्ट हो सकता। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो सबस्टेशन है वो वर्किंग कंटिन्यूड रखे, भले ही पावर आए चाहे ना आए। इसीलिए सबस्टेशंस के अंदर जो पावर बैकअप होता है दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ डीसी थ्रू अ बैटरी। तो एक बैटरी लगा के हम डीसी की मदद से उस सबस्टेशन को बैकअप दे देते हैं, तो वो सबस्टेशन चलता रहता है नो मैटर इवन इफ देयर इज अ फॉल्ट। चमक गया? चमका के नहीं चमका? डीसी कहां यूज होता है? डीसी इज यूज्ड एज अ बैकअप इन द सबस्टेशन and AC distribution is normally seen across the country, across the globe. The distribution that is being used is AC in nature. समझ गए? यहां मैंने बताया भी है भाई, 220 वोल्ट की बैटरी बनाने के लिए 2-2 वोल्ट के 110 शेल हम लोग लगा लिया करते हैं। 2-2 वोल्ट के 110 शेल। समझे? सब स्टेशन का चलना जरूरी क्यों है? क्योंकि बेटा अगर कभी भी गड़बड़ी से फॉल्ट आया और सब स्टेशन ही बंद हो गया, सब स्टेशन ही बेटा अगर बंद हो गया, तो फिर फॉल्ट को सही करने वाला तो कोई बचा ही नहीं। समझ रहे हो ना? कभी कोई बचा ही नहीं। अच्छा, आपको एक बात बताता हूं, यहां पे एक्चुअल में क्या होता है, जो कंपनीज होती है ना पावर ग्रिड टाइप की, ये कंपनीज बेटा क्या करती हैं, इन कंपनीज में जो जॉब है ना आपकी, वो जॉब हेक्टिक तब होगी जब कभी फॉल्ट आएगा। यानी ये लोग इंतजार करते हैं मेरे भाई, किसका? फॉल्ट का, कि कब आएगा फॉल्ट और कब करेंगे काम। वरना नॉर्मली क्या होता है ना, बड़े बड़े पैनल लगे रहते हैं, बस उसको मॉनिटर करते रहते हैं कि उस पे क्या चल रहा है, क्या रीडिंग आ रही है, क्या पावर जा रही है, बस देखने का काम है। यानी सारा पेपर वर्क है। और आज के टाइम में यार इतना ऑटोमेशन हो चुका है ना, मैनुअल काम ना के बराबर होता है। लेकिन बेटा गलती से भी फॉल्ट आ गया, तो ये जो चंदन कह रहा है ना रेस्टफुल जॉब है, वो रेस्टलेस जॉब हो जाती है। रात को जाने की भी अनुमति नहीं होती बेटा, उसको ठीक करके ही जाना है। बहुतों को तुम में से खंबे पे चढ़ा दिया जाएगा ठीक करने। सीरियस मत लेना, खंबे पे नहीं चढ़ाते हैं, वो सब काम मैकेनिक्स का है, वो सब काम आपके साइट इंजीनियर्स का है, आप लोगों का नहीं है। बट बेटा बात ये है, अगर फॉल्ट आ गया तो जब तक वो सही नहीं होगा तो एवरीवन वुड बी वेरी वेरी बिजी। तो ये काम होता है आपकी पावर कंपनीज का। समझ गए? तो इसीलिए मैंने बोला कि सब स्टेशन का चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कभी एडवर्सिटी होगी उस समय तो वो सब स्टेशन और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस समय अगर वो नहीं चला तो बेटा फिर उसका जिंदगी भर चलने का कोई फायदा नहीं है। कहते हैं ना, जो इंसान जरूरत के समय काम नहीं आया तो उसका क्या फायदा। वैसे ही है, सब स्टेशन अगर फॉल्ट के टाइम काम नहीं आया तो नॉर्मल कंडीशन में करूंगा क्या उसका। समझ गए? चलो अब यार देखो, सोर्स फेड फ्रॉम वन एंड की बात करता हूं। ये होता क्या है सोर्स फेड फ्रॉम वन एंड? सर जी अगर एक तरफ सोर्स लग जाए ना लाइन में, अगर एक तरफ सोर्स लग जाए और आगे जाते हुए लोड ही लोड लग जाए, तो इसे कहते हैं सोर्स फेड फ्रॉम वन एंड। यानी सोर्स एक छोर से लगाया गया। ठीक है, सोर्स एक छोर से लगाया गया। अब यहां देखो क्या होता है, ये बेटा मेरा सोर्स है, और ये जो M1 M2 M3 दिख रहे हैं ना, ये सब मेरे मोटर्स हैं, या ये कह लो ये सब लोड्स हैं। अब यार देखो, दो रास्ते होते हैं करंट जाने के, एक फॉरवर्ड और बेटा एक रिटर्न। ठीक है, अब देखो जैसे यहां से करंट I3 जा रहा होगा, इधर भी I3 आ रहा होगा, KCL अनुसार इधर आ रहा होगा I2 प्लस I3। ठीक है, इधर भी जा रहा होगा I2 प्लस I3। इधर I की वैल्यू क्या होगी, KCL अगर लगा लो, समझ रहे हो, दो रास्ते हो गए मेरे भाई, एक फॉरवर्ड और बेटा एक रिटर्न। यानी दो वायर होती हैं हमेशा, सिंगल फेज 2 वायर लाइन कहते हैं ना,
और ये तो डीसी है, डीसी के अंदर भी दो वायर चाहिए होती हैं, एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न। अब यार ये ना मैंने लेंथ दिखा रखी है L1, L2 और L3, तो हम क्या कर लेते हैं, हम ये मानते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना मान लेते हैं भैया, ये मान लेते हैं R ओम पर किलोमीटर। अब भैया L1 लेंथ में क्या आएगा सर जी, RL1, RL2 और इधर से RL3, और ऐसे ऊपर वाली वायर भी बराबर लेंथ की है, समझ गए। अब बंधु अगर यहां KVL लगाओ, देखो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का टॉपिक है ना यार, ये पूरा का पूरा टिका है KVL और KCL पे। अब जरा V1 के साथ KVL लगाना, बंधु क्या लिखोगे, V माइनस I RL1 माइनस V1 माइनस I RL1, नीचे वाला भी RL1 है ना, क्लोज लूप में लगा रहा हूं, तो V माइनस V1 इज I इंटू 2RL1। ये जो 2RL1 की वैल्यू आ रही है बंधु, इसे कहते हैं लूप रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, लूप रेजिस्टेंस, ठीक है, ये कहलाता है लूप रेजिस्टेंस। एक लूप का हुआ ना। अब ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन यार, ये होता है रिप्रेजेंटेशन। अब आप कहोगे सर रिप्रेजेंटेशन में तो एक ही वायर दिखाई है यार, ऐसे ही समझो जैसे पावर सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम चीजों को विजुअलाइज करना आसान कर देता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये डायग्राम चीजों को विजुअलाइज करना हमारे लिए इजी कर देता है। तो इसमें हम एक ही वायर दिखाते हैं, लेकिन इस वायर पे जो रेजिस्टेंस लिखा जाएगा बंधु, वो बाय डिफॉल्ट क्या लिखा जाएगा, लूप रेजिस्टेंस। क्या लिखा जाएगा, लूप रेजिस्टेंस। तो ये बात याद रखना। कई बार देखो क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, कि क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि भाई रेजिस्टेंस पर कंडक्टर यानी एक वायर का दिया है। अब आपको मालूम है बेटा कि अगर KVL लगाते हैं तो दोनों वायर का रेजिस्टेंस लेते हैं, तो लूप रेजिस्टेंस बनाने के लिए आपको उसे डबल करना पड़ेगा। यानी रेजिस्टेंस पर कंडक्टर अगर वर्ड आ जाए, आप ये ध्यान देंगे या तो पर या तो ईच। मैं आपको कीवर्ड भी बता रहा हूं बेटा, सर्च कर लेना क्वेश्चन के अंदर, या तो पर आएगा या तो ईच आएगा, तो वो होगा R। तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग KVL। समझे? तो ध्यान से सुन लो फिर से मेरी बात। अगर यहां लिख के आ रहा है रेजिस्टेंस तो वो बाय डिफॉल्ट डबल है, ठीक है। यहां लिख के आ रहा है रेजिस्टेंस तो बेटा बाय डिफॉल्ट डबल है। लेकिन अगर पर कंडक्टर या ईच कंडक्टर वर्ड आ गया तो आप उसे डबल मैन्युअली करेंगे, आप उसका 2 टाइम्स कंसीडर करेंगे। क्लियर है? चमका भाई सब लोगों को? चमका ये बताओ जल्दी से, चमका कि नहीं चमका? अब इसके अंदर देखो मैं सारे KVL लिख देता हूं। V माइनस VA इज I1 प्लस I2 प्लस I3 इंटू 2RL1, ठीक है। VA माइनस VB, अगली लाइन में कितना होगा, I2 प्लस I3 इंटू बेटा 2RL2। अगली लाइन में VB माइनस VC I3 इंटू 2RL3। ये सारे KVL बनते हैं, ये सारे बेटा KVL बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। A से B, B से C, C से D, सॉरी ये वाला A से B होगा, मैं सही कर देता हूं। ये A से B, ये B से C और बेटा ये C से D। तो अगर देखो यार आपको KCL और KVL आता है ना लगाना, तो आप ये कर सकते हो, तब आप ये कर सकते हो, ठीक है। चलो अब AC डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाओ। ये तो DC था, तो DC में तो सिर्फ क्या लिया बच्चों, रेजिस्टेंस।
लेकिन जब एसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तब आप इंडक्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते, तब आपको रेजिस्टेंस की जगह बात करनी पड़ती है इंपीडेंस की टर्म्स में। किसके टर्म्स में सर जी? इंपीडेंस की टर्म्स में। अब यार यहां देखो दो तरह की पॉसिबिलिटी बनती हैं, इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। ये जो तीन करंट है ना, देखो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, यूपीएफ। आपको मैं तीनों तरह के पावर फैक्टर दिखा देता हूं। मैं मान लो आपको ये चीजें दे चुका हूं। अब ये मत कहना सर पहला लीड ही क्यों लिया है, रैंडम लिया है, तुम बीच में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इस टॉपिक का वेटेज है भैया गेट एग्जाम के अंदर। अब देखो केस 1 ये होता है, इफ पोटेंशियल एट डी इज गिवन, if potential at D is given। अब मान लो ये गिवन है भैया VD, तो आप ना इसको रेफरेंस मान लो। आपने इसको क्या मान लिया? एज्यूम एज रेफरेंस। अब मैं आपसे यार ये कहता हूं कि अगर C निकालना है ना तो C के लिए KVL लगा लो। तो आप क्या करेंगे? VD एंगल 0। अब KCL के अनुसार देखो यार एक चीज ध्यान देना, I3 दिया है यूनिटी पावर फैक्टर पे, I3 दिया है यूनिटी पावर फैक्टर पे, ठीक है। अब I3 का एंगल देखो, अगर ये वोल्टेज का एंगल बेटा 0 है तो I3 का एंगल भी 0 होगा, I3 का एंगल भी 0 होगा क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर है। मैंने यार इनफाइनाइट बस डिस्कस तो किया है पीछे के लेक्चर में, मैंने डिस्कस तो किया था एक बार आप लोगों से इनफाइनाइट बस, मेरे को जितना याद आ रहा है ये आ गया। अब मान लो ये ऐसा आ गया, मान लो, ठीक है। अब आप सी पे आ गए, मेरे भाई। अब सी पे आप ये देखो करंट है cos φ2 लैगिंग, तो मैं कहता हूं सी पे जो भी करंट जा रहा है दैट इज, समझे मेरी बात, वोल्टेज से φ2 एंगल लैग कर रहा है, वोल्टेज से φ2 एंगल लैग कर रहा है, समझ गए? क्योंकि आपका cos φ2 लैगिंग है, cos φ2 लैगिंग का मतलब है करंट लैग्स द वोल्टेज बाय φ2। तो यहां का जो भी वोल्टेज है उससे करंट φ2 एंगल लैग करता है, ठीक है। अरे कहां से नो रिफ्लेक्शन फ्लैट मैग्नीट्यूड बस? अरे देखो इनफाइनाइट बस वो होती है जिसकी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी मेरे भाई कांस्टेंट होती है। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो उसे बोलते हैं हम इनफाइनाइट बस। और ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे ढेर सारे जनरेटर जुड़े होते हैं, ढेर सारे जनरेटर जब पैरेलल में लग जाते हैं तो इक्विवेलेंट इंपीडेंस कैसे होगी पैरेलल में? Z बाय N, Z बाय N, Z Z Z Z Z Z पैरेलल आ गए तो Z बाय N बना। अब ये अगर N को टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे तो इंपीडेंस क्या हो गई? 0। इंपीडेंस क्या हो गई? 0। तो वोल्टेज सोर्स की अगर इंपीडेंस 0 हो जाए तो ये बन गया एक आइडियल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज हो गई कांस्टेंट, समझे? वोल्टेज क्या हो गई? कांस्टेंट, क्योंकि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स में ईएमएफ जो होता है वही टर्मिनल वोल्टेज है, दैट इज कांस्टेंट। अब इसका इनर्शिया भी होता है इनफाइनाइट। इनर्शिया इनफाइनाइट होने से ना तो ये एक्सेलरेट करता ना ही ये डी एक्सेलरेट करता, ना तो एक्सेलरेट करेगा ना ही डी एक्सेलरेट करेगा, इसीलिए इसकी स्पीड और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। तो इनफाइनाइट बस माने जिसपे बहुत सारे जनरेटर्स कनेक्टेड हैं, जिसका इंपीडेंस टेंडिंग टू 0 है, इनर्शिया टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, जिस कारण से वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। ठीक है भाई, समझ आया? चलो अब आगे चलते हैं। I2 आ गया। अब देखो यार KCL के अनुसार यहां पे करंट फ्लो करेगा I2 प्लस I3। अब ना यहां से आप V भी निकाल सकते हो। और निहार मेरे भाई, ये तुम्हारे लिए फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, अगर इस तरीके से चैट सेक्शन स्पैम करोगे तो अगली बार जवाब देने की तरह तुम्हें भगा दिया जाएगा। ठीक है, तो एक ही सवाल बार बार मत पूछो, खास करके ऑफ टॉपिक।
ऑफ टॉपिक मत पूछो, ठीक है। टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है उस पर रहो यार। अब ये जो VB है यार, ये भी फेजर ही आना है, तो ये आ गया भैया VB एंगल डेल्टा B। अब तो कहानी आप समझ ही चुके होगे। अब एक बार VB आ गया, इससे जाने वाला करंट cos φ1 लीडिंग है, तो I1 का एंगल क्या होगा भैया, वोल्टेज का एंगल डेल्टा B है, इससे φ1 लीड करेंगे, इससे φ1 लीड करेंगे। अब इसके अलावा फिर क्या करोगे, VA लिख सकते हो ना। अब यहां कितना करंट आ जाएगा भाइयों, I1 प्लस I2 प्लस I3। फेजर में आएंगे ना, फेजर में आएंगे। अब मेरे भाई यहां आप लिखोगे VB एंगल डेल्टा B, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई। अब ये चीज हमारी, ये मेथड होता है एसी डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करने का। इसमें काफी सारे फेजर इन्वॉल्व हैं और काफी डिफिकल्ट, काफी लेंथी कैलकुलेशन हो गई। लेकिन दूसरा तरीका एक और भी हो सकता है भाई। ऐसे कैसे हम मान जाएंगे इसमें, है ना, ऐसे कैसे मान जाएंगे, लंबी कैलकुलेशन और हम कर लें ना भाई ना। हम कैलकुलेशन को अब दिखाते हैं इजी करके, दिखाते हैं कैलकुलेशन को इजी करके। देखो क्या होता है, अगर बेटा ये वोल्टेज एट D इज नॉट गिवन, तो अब आप क्या मान लोगे भाई, आप क्या मान लोगे, एज्यूम डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा B। ये मान लो तीनों एंगल बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर हैं, तो ये तीनों के जो करंट है ना यार, वो एक कॉमन रेफरेंस पे ले लिए जाते हैं। तीनों के जो करंट आप लोगे बच्चों, वो एक कॉमन रेफरेंस पे लोगे, समझ गए। तो हम क्या कह देते हैं, कंसीडर ऑल करेंट्स ऑन कॉमन रेफरेंस। अब देखो यहां से मेहनत बहुत इजी पड़ गई। कैसे, आप I3 को ले लो, I3 एंगल 0, I2 को ले लो, I2 एंगल -φ2, और I1 को ले लो, I1 एंगल φ1। अब अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो आप ऐसे कर लो ना, सीधे एक स्टेप में। आपको बार बार करंट का एंगल अलग अलग नहीं निकालना पड़ेगा भाई। पहले तो वोल्टेज का एंगल आ रहा था, फिर उससे मेरा करंट का एंगल आ रहा था। अब मैंने क्या कह दिया, सभी करंट के एंगल एक जीरो रेफरेंस के रिस्पेक्ट में एज्यूम कर लो भाई। आपने जैसे ही ऐसा किया, वैसे ही आपका काम आसान हो गया, वैसे ही आपका काम आसान हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा तभी करना जब D का वोल्टेज ना गिवन हो। किसी एग्जाम में अगर D का वोल्टेज दे दे, खासकर ESE कन्वेंशनल में, तो बेटा फिर स्टेप बाय स्टेप ही आपने जाना है। अगर ना दे तो आप सिंगल स्टेप में भी निपटा सकते हो। क्लियर है। बट AC डिस्ट्रीब्यूशन में इतना जरूर है यार, DC वाले से ज्यादा मेहनत लगेगी। DC वाले से थोड़ा टिपिकल होता है ये हमारा AC वाला सिस्टम। अब टोपोलॉजी पे आते हैं यार। पावर सिस्टम के अंदर यार दो टोपोलॉजी होती है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। पहला होता है रिंग और बंधु दूसरा होता है रेडियल। क्या होता है? रेडियल। रिंग का मतलब होता है कि जब सारे सबस्टेशन एक सर्कुलर लूप में कनेक्टेड हो, सर्कुलर लूप में कनेक्टेड हो। और रेडियल का मतलब होता है जब एक जगह से ओरिजिनेशन हो और आगे आगे आपके लोड कनेक्ट होते चले जाएं। तो रेडियल का मतलब है ओरिजिन इज फ्रॉम वन साइड एंड ग्रेजुअली लोड्स आर कनेक्टेड। एंड रिंग का मतलब है दे आर ऑल सबस्टेशन कनेक्टेड इन अ लूप। ठीक है, यह बात क्लियर है। राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं बिल्कुल अपने नाम के हिसाब का सवाल कि भाई क्यों हम लोग ये कर रहे हैं, क्यों हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं।
बेटा मैंने आपको ना सबसे पहली स्लाइड में बताया था डिस्ट्रीब्यूटर का एक सिंगल पर्पस है कि लोड तक वोल्टेज ज्यादा पहुंचे या वोल्टेज का ड्रॉप कम से कम रहे। अब मैंने क्या बताया बेटा, अगर ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप आ जाए तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर में आप आग लगा देंगे। अब भैया आग लगाने से पहले चेक करोगे कि जाके फूंक दोगे ना पुलिस वाले आएंगे दोनों तरफ से लटका के ले जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। चलेगा कैसे कि पहले भैया वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर लो, अगर 5% के अंदर आ रहा है तो दिक्कत क्या है, बढ़िया चल रहा है ना, बढ़िया है एकदम, ठीक है। लेकिन अगर 5% से ज्यादा का ड्रॉप आ गया तो फिर भैया समस्या हो जाएगी, फिर बड़ी समस्या हो जाएगी, फिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब यार रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। दिख रहा है सिस्टम रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कि यहां पे फैक्ट्री ने पावर जनरेट की, इसके आगे जब लाइन गई तो इसने अलग अलग लोड को सप्लाई किया। अब भाई ये वाला घर कह रहा है मैं तो सबसे दूर हो गया। अब ये तो बुरा मान जाएगा। क्यों बुरा मान जाएगा? अरे भैया सबसे दूर है इसलिए सबसे कम वोल्टेज जाएगी, क्योंकि जितना लेंथ होगा लाइन का उतना ज्यादा इंपीडेंस, उतना ज्यादा ड्रॉप। तो जो घर सबसे दूर पड़ गया, समझ रहे हो, जो गली के शुरुआत में पड़ गया ना ट्रांसफार्मर के पास, उसे तो बढ़िया वोल्टेज मिल गई, ज्यादा वोल्टेज मिल गई। और जो भैया वो गलियों में देखा पार्क में, जब मैं बचपन में छोटा था ना तो वहां पे क्या होता था, एक पार्क में ट्रांसफार्मर लगा रहता था, बड़ा डर भी लगता था यार उस तक जाने से कि करंट ना लग जाए। जब पता थोड़ी था ये क्या होता है, पता थोड़ी था, इतनी मोटी मोटी तारें, इतनी मोटी मोटी वायर्स रहती थी, लगता पता नहीं भाई बहुत खतरनाक चीज है। तो क्या होता है, वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब उससे जो भी घर पास पड़ेगा, अगर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसे तो मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगी, इसे मिलेगी मैक्सिमम वोल्टेज, और जो सबसे ज्यादा दूर पड़ेगा उसे मिलेगी मिनिमम वोल्टेज। दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ योर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जैसे जैसे जनरेटिंग स्टेशन से डिस्टेंस बढ़ता है वोल्टेज कम होने लगता है। नहीं मेरे भाई, ट्रांसफार्मर अब भी डरा ही देगा। ट्रांसफार्मर टॉपिक मुझसे डरता होगा, लेकिन ट्रांसफार्मर सच वाला सामने आ जाए, उसकी इतनी हाई पावर है, किसी को भी झटका लग जाए बचेगा थोड़ी, ठीक है। अब यार ये बच्चा कंट्रोल सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, इसको भी मैं बता देता हूं। बेटा सारे लेक्चर एक जगह प्रेजेंट हैं, लेक्चर का वीडियो शुरू से देखा करें। यहां पे मैंने बताया ना, इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे भैया समान रूप से, कोई भेदभाव नहीं, किसी सब्जेक्ट में बराबर मिलेंगे, ठीक है। कंज्यूमर एट द फार एंड फ्रॉम द सोर्स एक्सपीरियंस लो वोल्टेज। दूसरी समस्या, अब दूसरी समस्या ये है मेरे भाई, अगर यहां फॉल्ट आ गया, तो भैया आगे करंट नहीं जाने वाला, समझ गए। यानी अगर कहीं फॉल्ट आ गया, ठीक है, यहां पे अगर कहीं फॉल्ट आ गया बेटा, तो आगे कोई भी लोड काम नहीं कर पाएगा। तो यही है, ऑल्टरनेटिव और रिलायबल पावर सप्लाई इज नॉट अवेलेबल, बट यहां ट्रांसमिशन लॉसेस मिनिमम है। ये मैं बताता हूं कैसे। देखो यार, चार घर जोड़ने के लिए कितनी वायर के सेक्शन लगे? 1 2 3। 4 घर जोड़ने के लिए 3 वायर लगी। यहां देखो 4 सबस्टेशन जोड़ने के लिए कितनी वायर लगी? 4 लगी। तो अगर यार नंबर ऑफ वायर्स कम लग रही हैं, नंबर ऑफ लाइंस अगर कम है, तो लॉसेस भी तो कम ही होंगे, लॉसेस भी कम आएंगे। तो यही चीज है कि ट्रांसमिशन लॉसेस आर मिनिमम। क्यों? नंबर ऑफ लाइंस आर लेस। चमका? चल, अब आ गए रिंग पे। रिंग का क्या मतलब है भाई? जहां सारे एक लूप में कनेक्ट हो जाएं, बिल्कुल रोहन, ये एडवांटेज है बेटा, ये वाला पॉइंट आपका एडवांटेज है, और बाकी ये दोनों पॉइंट आपके डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब रिंग में क्या होता है? अब देखो रिंग के अंदर क्या होता है मेरे भाई, रिंग के अंदर ये सारे ना एक क्लोज लूप के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं, अब इसके अंदर क्या फायदा है? देखो,
इसके अंदर ये फायदा है, मान लो यहां पे ये लाइन डिस्कनेक्ट भी हो गई तो भी देखो करंट जा सकता है, ऐसे गया, सभी तक पहुंच गया ना, सभी तक पहुंच गया, फिर भी एक लाइन डिस्कनेक्ट होने के बावजूद भी सब जगह करंट जा रहा है। दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ रिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कि रिंग डिस्ट्रीब्यूशन में करंट के पास मल्टीपल रास्ते हैं पहुंचने के लिए। तो एक लाइन में अगर फॉल्ट आता भी है देन ऑल्सो द पावर कैन बी डिलीवर्ड। ठीक है, तो इससे दूसरा फायदा क्या होता है, ये तो मोर रिलायबल वाला हो गया, ये ड्रॉबैक हो गया बेटा मोर लॉस। अब एक फायदा ये होता है यूनिफॉर्म वोल्टेज। इसका क्या मतलब है, यहां वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। अब आप कहोगे सर कम क्यों हो जाता है, कम बेटा इसलिए हो जाता है कि करंट के पास दो रास्ते हैं, करंट डिवाइड हो गया, करंट अगर डिवाइड हो गया तो करंट कम, तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां करंट गेट्स डिवाइडेड, करंट गेट्स डिवाइडेड, सो वोल्टेज ड्रॉप इज मिनिमम। समझ गए, रिंग में ड्रॉप कम आता है, रेडियल में ड्रॉप ज्यादा आता है, रेडियल में ड्रॉप ज्यादा आता है। ठीक है, अब सोर्स फेड फ्रॉम बोथ एंड, भैया रेडियल का एक ड्रॉबैक है कि आगे जाते जाते वोल्टेज कम होती जाती है। अब उस ड्रॉबैक को मिटिगेट करने के लिए या कम करने के लिए हमने दोनों छोर पे सोर्स लगा दिया, दोनों छोर पे सोर्स लगा दिया। अब जब दोनों तरफ से पावर दूंगा तो ड्रॉप कम आएगा। भेदभाव नहीं कर रहे ना यार, वरना तो ये कहता जिसने घर ट्रांसफार्मर के पास लिया उसका तो भला हो गया, अब जिसका घर दूर पड़ गया बेचारा वो पछताएगा। तो ऐसा ना करते हुए क्या करो कि दोनों तरफ सोर्स लगा दो, दोनों तरफ सोर्स लगा दो, इसे कहते हैं सोर्स फेड फ्रॉम बोथ एंड। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है मेरे भाई कि मिनिमम वोल्टेज कहां मिलेगा, मिनिमम वोल्टेज कहां मिलेगा। जैसे रेडियल में तो हमें पता था ना दूर वाले पॉइंट पे मिलेगा, लेकिन अब रेडियल में जब दोनों तरफ सोर्स लग गए तो मिनिमम वोल्टेज कहां मिलेगा ये पता लगाना है। अब देखो मेरे भाई, सबसे पहले इसका तरीका क्या होता है कि यहां से ना करंट एज्यूम कर लो IA, अब KCL लगाते चलो, ये IA आपने एज्यूम किया है, ठीक है, अब KCL लगाते चलना है। ठीक है, एक KCL लगा लिया हमने। अब अगर KCL लगा लिया मेरे भाई, अब मैं कहता हूं KVL लगाओ। अब मैं कहता हूं KVL लगाओ। KVL कैसे लगाओगे बंधु, VA माइनस VB इज IA माइनस I1 इंटू R1। ये हो गया। अब यार मेरे भाई यहां से क्या करो, यहां से ना IA फाइंड कर लो, यहां से ना IA निकाल लो, निकल जाएगा ना IA, निकल जाएगा IA। चलो भाई ठीक है, IA निकल जाएगा। नितिन देखो UPPCL JEE के बारे में बेटा आप बात कर रहे हो, लेकिन वो एग्जाम अभी सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, वो डिग्री वालों के लिए नहीं है, यानी कि बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो उसके लिए एलिजिबल हैं। अभी UPPCL AE की ओपनिंग आने वाली है, उसकी ओपनिंग आएगी तो आपके लिए बिल्कुल YouTube पे कोई कोर्स अरेंज किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी देखो UPPSC AE का मैंने कोर्स लगवा रखा है, राहुल सर, खेमेंद्र सर, राजकुमार सर ले रहे हैं। यार देखो मैं एक सिंपल सी बात अगर बोलूं तो आई एम जस्ट अ ह्यूमन, तो मैं हर चीज तो नहीं पढ़ा सकता, है ना। मेरे पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लेनी पड़ती हैं। उसके अलावा भी बाकी के चैनल्स भी देखने पड़ते हैं कि सब पे क्या चल रहा है। लेकिन आप लोगों का लॉस ना हो इसलिए कोई ना कोई टीचर मेरी टीम में से आपके लिए सारे इनिशिएटिव कवर करता रहता है, ताकि आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंटेंट मिलता रहे और आप लोग रैंक की ओर बढ़ते रहो।
तो मेरे भाई जैसा प्यार जैसा सपोर्ट आप मुझे देते हो वैसे ही इस टीम के सभी टीचर्स को दिया करो, क्योंकि सभी आपके बारे में बराबर सोचते हैं। ठीक है, सभी आपके बारे में बराबर सोचते हैं, कोई कम ज्यादा नहीं सोचता है। चलो आइए आ जाएगा। अब यार देखो मैं एक चीज कहता हूं, मिनिमम पोटेंशियल को ना ऐसे सोच के देखो, मिनिमम पोटेंशियल को ऐसे सोच के देखो कि जो सबसे गहरा गड्ढा है, ठीक है, सबसे गहरा गड्ढा है, मान लो पानी आ रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, तो जो गहरा गड्ढा होगा जहां सबसे कम हाइट होगी सारा पानी बेटा वहीं भरेगा। सोच के देखो कि अगर किसी जगह डेप्थ मैक्सिमम है, किसी जगह डेप्थ अगर मैक्सिमम है तो बेटा चारों तरफ से पानी वहीं आना है। तो यही चीज मैं यहां लगा देता हूं एनालॉजी कि भैया जिस पॉइंट पे पोटेंशियल मिनिमम है उस पे दोनों तरफ से करंट कन्वर्ज करेगा, दोनों तरफ से बेटा करंट कन्वर्ज करेगा। यानी मैं ये कहता हूं कि आईए निकालने के बाद फाइंड करंट इन ईच सेक्शन, इन ईच सेक्शन। अब अगला पॉइंट हम क्या कहते हैं, पॉइंट एट विच करंट रिवर्सेस, point at which current reverses has V min। सिंपल है, सिंपल है, जहां करंट पलट गया वहां V min होगा। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल मान लो कि अगर D हैज मिनिमम पोटेंशियल, तो मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि D पे करंट ना इधर से ऐसे आएगा और इधर से ऐसे आएगा, यानी ये जो करंट आपने माना है दिस शुड बी रिवर्स्ड, या ये नेगेटिव आना चाहिए, ये नेगेटिव आना चाहिए या रिवर्स आना चाहिए, तभी मैं कहूंगा डी पे पोटेंशियल मिनिमम है। ऐसा सोचो ना, ऐसा सोचो मेरे भाई कि अगर दोनों तरफ पोटेंशियल डी से ज्यादा है, दोनों तरफ पोटेंशियल डी से ज्यादा है, तो दोनों तरफ करंट डी की ओर जाएगा, क्योंकि हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाता है ना करंट। तो दोनों तरफ अगर वोल्टेज डी से ज्यादा हो गई तो दोनों से करंट किस में जाएगा, डी में, तो डी का पोटेंशियल हो गया मिनिमम। क्लियर हुआ? ये चमका कि नहीं चमका? जल्दी से सभी लोग क्लियर करें, जब भी जल्दी से सभी लोग मुझे बताएं ये चमका या नहीं चमका। जहां कहीं करंट पलटा वही पॉइंट है मिनिमम पोटेंशियल का, ये याद रखना है, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, देन फाइंड वी मिन यूजिंग केवीएल। अब सर ये क्या पॉइंट हुआ? देखो आपको एक बार मालूम चल गया कि डी का पोटेंशियल मिनिमम है, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूं कितना है। मिनिमम तो है लेकिन कितना है, तो आप क्या करो, ए से डी तक केवीएल लगा दो, खत्म। ए से डी तक केवीएल लगा दो ना, आ गया आंसर। क्लियर हुआ? आपको जब पता चल गया किस पॉइंट का मिनिमम है, तब बेटा आप उस पॉइंट तक केवीएल लगा देंगे एंड योर आंसर विल कम, योर आंसर विल कम। ठीक, अब सेम चीज है रिंग के अंदर, सेम चीज है बेटा रिंग के अंदर। रिंग के अंदर आप क्या करते हो कि भैया जैसे ये करंट मान लिया आई ए, इधर हो गया आई ए माइनस आई वन, आई ए माइनस आई वन माइनस आई टू, आई ए माइनस आई वन माइनस आई टू माइनस आई थ्री। रिंग के अंदर ऐसे आ गया करंट। अब मैं कहता हूं सेम एज प्रीवियस केस एक्सेप्ट कि जो केवीएल इक्वेशन है, कि मेरे भाई जो केवीएल इक्वेशन है वो सेम पॉइंट से शुरू होके वहीं पे खत्म हो रही है, जहां से शुरू हो रही है बंधु वहीं पे खत्म हो रही है। तो अगर क्लोज लूप में केवीएल लग रहा है मेरे भाई, अगर क्लोज लूप में केवीएल लग रहा है तो आपका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए भाई? आपका रिजल्टेंट आना चाहिए 0। क्या आना चाहिए मेरे भाई? 0। समझ गए? सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, तो आपका जो रिजल्टेंट है वो 0 आना चाहिए, बस इतना डिफरेंस है। बाकी मेथड सेम है कि जहां करंट पलटेगा आप उसको मिनिमम पोटेंशियल मानेंगे। ठीक है,
इलेक्ट्रिकल जंक्शन में पावर सिस्टम का इंग्लिश वीडियो क्लास क्यों शुरू हुआ? मेरे भाई इसमें क्या है, मतलब क्यों नहीं होगा ये मुझे बताओ। इलेक्ट्रिकल जंक्शन में इंग्लिश में पावर सिस्टम क्यों ना पढ़ाएं? ठीक है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटर है यार, यहां फीडर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, यहां फीडर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ये पूरा फीडर है पूरा का पूरा। ठीक है, चलो चलो अब आता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है मेरे भाई कि हर पॉइंट पे करंट ड्रॉ किया जा रहा है, हर पॉइंट पे करंट ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज समझो, मैं ये मानता हूं कि करंट इज I एम्पियर पर किलोमीटर। इतना करंट आप बेटा ड्रॉ कर रहे हो, इतना करंट। अब मुझे ये पता करना है यहां पे कि वोल्टेज ड्रॉप कितना है। आई वॉन्ट टू डिटरमाइन वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप मैं पता लगाना चाहता हूं, बात क्लियर हो रही है? अब भैया वोल्टेज ड्रॉप अगर हम पता लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? मैं कहता हूं एक x डिस्टेंस पे, मैं इतना कहता हूं आपसे कि x डिस्टेंस पे आप एक dx विड्थ का एलिमेंट मान लो, तो यहां कितना बच रहा है? L माइनस एक्स। यहां कितना बच रहा है? L माइनस एक्स। तो अब मैं कहता हूं अगर I करंट, जैसे मान लो आगे 10 किलोमीटर बच रहा है, अगर मैं कह रहा हूं I करंट पर किलोमीटर निकाल रहे हो तो 10 में कितना ड्रॉ करोगे? 10 में कितना ड्रॉ करोगे? 10I। तो L माइनस एक्स में यहां से करंट कितना जा रहा होगा? I L माइनस एक्स। देखो भाई, जो भी करंट आगे आप ड्रॉ करोगे लोड में, जो भी करंट आगे लोड में जाएगा वो होके तो ये dx से ही जाएगा, होके तो dx से ही जाएगा ना। तो dx से कितना करंट जाएगा? I L माइनस एक्स। तो मैं कहता हूं वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? I L माइनस एक्स इंटू आर डी एक्स। I L माइनस एक्स इंटू आर डी एक्स। चलो भाई ये भी मान लिया सर। अब पूरा वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? देखो 0 से L ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ गया। यहां ये जो R है ना, R इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। समझ में आया? करंट भी पर यूनिट लेंथ है, रेजिस्टेंस भी पर यूनिट लेंथ है, तो बेटा ये ओम पर किलोमीटर में है, ओम पर किलोमीटर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? जल्दी से बताओ। चलो आगे चलें। अब देखो इसके अंदर आपको बेटा इतना ही मालूम होना चाहिए, और अब समय आ गया है परीक्षा का। अब आ गई है परीक्षा की घड़ी, दैट इज द क्विज टाइम, दैट इज द क्विज टाइम। तो क्विज टाइम के लिए सब लोग रेडी हो जाएं भाई, क्योंकि आपको पता है रूल्स क्या हैं। 3 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं और आपको बेटा चैट के अंदर आंसर करना है, चैट के अंदर आंसर करना है करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एवरीबडी बी रेडी, लेट्स क्रैक इट। फर्स्ट वन, 1.5 मिनट दे रहा हूं, न्यूमेरिकल है इसीलिए 1.5 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ भाई। इस बार हमारा बॉम्ब जो है ना वो 1.5 मिनट में फटेगा। कम ऑन एवरीवन, देखें कौन बना पाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर नेटवर्क का बेसिक क्लियर है तो गारंटीड बना दोगे। नेटवर्क का बेसिक अगर क्लियर है तो ये सवाल गारंटीड बनेगा। कम ऑन एवरीवन, शाहनवाज इज द फर्स्ट वन टू आंसर। बाकी लोग भी निकालो भाई, मुझे लग रहा है टाइम ज्यादा दे दिया है।
यश सब्याश्ची, कुणाल मेरे भाई गलत है आंसर, बाकी लोग भी ट्राई करें भाई। चंदन, कृष्णा, हर्षित, कौशिक, अतुल, नीरज, हरेंद्र, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग भी सबमिट कर दो यार जल्दी से। 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड द टाइम इज अप। अब यार देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, मैंने आपको करंट्स भी दिखा रखे हैं, आपको बस वोल्टेज ड्रॉप निकालना था। तो क्या होगा 60, कितना इजी था, थोड़ा सा टफ कर सकता था अगर मैं आपको लाइन के अंदर करंट ना देता, तो वो आपको केसीएल से निकालने पड़ते फिर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, इजी इजी। चलो अगला भाई, ट्रू और फॉल्स, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर रिलायबल देन रेडियल। अब 15 सेकेंड ही दे रहा हूं इस बार। रिंग इज मोर रिलायबल देन रेडियल। 5 4 3 2 1 एंड टाइम इज अप। ये है ट्रू। अभी मैंने दिखाया था ना, एक लाइन अगर ब्रेक भी हो जाती है तब भी बेटा आपका डिस्ट्रीब्यूशन चलता जाता है। लास्ट क्वेश्चन 15 सेकेंड, डिजाइन क्राइटेरिया फॉर फीडर इज द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन द एंड्स। द डिजाइन क्राइटेरिया फॉर फीडर इज द वोल्टेज ड्रॉप। ट्रू फॉल्स बताना है। 3 2 1 एंड द टाइम इज अप। आंसर इज फॉल्स। फीडर में क्या देखते हैं भाई? फीडर में देखते हैं सर जी एफिशिएंसी, और डिस्ट्रीब्यूटर में क्या देखते हैं भाई? डिस्ट्रीब्यूटर में देखते हैं वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, चलो तो बच्चों, अगर आपको मेरी अभी 8:30 वाली लोड फ्लो की क्लास अटेंड करनी है और पावर सिस्टम जल्दी खत्म करना है, तो इस यूआरएल पे जाना, अपकमिंग स्पेशल क्लास में आना। आज वाइबस का डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे तो आना कंपलसरी है। अपकमिंग स्पेशल क्लास में लिंक मिल जाएगा। 8:30 से क्लास स्टार्ट होगी, 8:30 से 9:30, तो 1 घंटे की क्लास और लगेगी। तो आप लोग जो कहते हो कि सर पावर सिस्टम 2 घंटा कर दो, 2 घंटा कर दिया है। 1 घंटा प्लस 1 घंटा यूट्यूब पे और 1 स्पेशल में। इसके अलावा देखो इस चैनल के सभी वीडियो, सारे सब्जेक्ट, सारे लेक्चर आपको एक लिंक पे मिलते हैं भाई, गेट लाइव। यहां गेट लाइव आप अपर केस में यूज करेंगे एंड यू विल सी ऑल द लेक्चर पीडीएफ, ऑल द लेक्चर लिंक्स एट वन प्लेस, अरेंज सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर। अगर बेटा इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला वैसा वाला फीलिंग आना चाहिए। इससे बेहतर आपके लिए रिपोजिटरी नहीं हो सकती। अब अगर आप अनअकैडमी पे आते हो यूजिंग द कोड अंकित ESE, तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 27,225, 1.5 ईयर 34,650, 2 ईयर 39,600। इसमें आपको मेरे जैसे सभी टॉप एजुकेटर की लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस पेपर, उनके वीकली टेस्ट, इसके अलावा सेपरेट टेस्ट सीरीज, सेपरेट क्वेश्चन बैंक, इसके अलावा क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, डाउट क्लियरिंग, सब चीजें मिल जाती हैं प्लस में बेटा एक साथ। और प्लस में अगर कोई भी बच्चा मेहनती है तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, ये मेरा कमिटमेंट है कि अगर आप में मेहनत करने की हिम्मत है और लाइफ में कहीं पहुंचना चाहते हो तो बिना सोचे अनअकैडमी ऐप में प्लस सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन कर लो। आइकॉनिक में बेटा उससे भी आगे मिलता है। आप 1 ईयर में अगर अंकित ESE कोड लगाते हो तो 45,225 और 2 ईयर में 66,600। इसमें आपको प्लस के सारे बेनिफिट विद अ पर्सनल कोच, with personal guidance by the teachers, personal guidance by the coaches, doubt clearing within few hours, ये सारे फीचर मिलते हैं इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल। तो ये सारे बेनिफिट्स अगर आपको चाहिए तो देन ज्वाइन आइकॉनिक। अब अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो अनअकैडमी पे फॉलो कर लो, ताकि जब जब मैं अनअकैडमी पे लाइव आता हूं आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा। यू विल नॉट मिस इवन अ सिंगल क्लास ऑफ माइन। तो ये मेरी अनअकैडमी आईडी है, ऐप डाउनलोड करके मुझे फॉलो कर लेना। इसके अलावा ये हमारी टीम का टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है t.me/GATEAIR1। तो मेरी तरह अगर बनना चाहते हो AIR1 तो मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा हमारे अदर चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, मैकेनिकल, सिविल, तेलुगु, देन
एसएससी जेई कंप्यूटर साइंस, देन गेट क्वेश्चन जंक्शन पाठशाला जीएस टर्मिनल। अब इसमें एसएससी जेई और जीएस टर्मिनल आप ले लो अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे यूपीपीसीएल हो, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। इसके अलावा जंक्शन पे आज से पावर सिस्टम स्टार्ट हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कवर्ड है हिंदी में, वो भी देख सकते हो। इसके अलावा मेरे भाई पाठशाला पे मिलेंगी बेस्ट एनिमेटेड वीडियोस जिनको आप देख सकते हो, और गेट क्वेश्चन पे मिलेंगे पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशन। सो थैंक यू एवरीबॉडी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, अपने सभी फ्रेंड से शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना मेरे भाई, क्योंकि दैट इज व्हाट वी अर्न व्हेन वी टीच ऑन यूट्यूब। वी आर अर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर अर्निंग पीपल। हम लोग आपसे एक रिलेशन स्टैब्लिश करें, एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट आई कैन अर्न बाय टीचिंग ऑनलाइन। तो बेटा लर्निंग और अर्निंग ये हमारी साथ साथ चल रही है, अर्न करते जा रहे हैं बच्चों को सिखाते सिखाते, ठीक है। आप लोगों से लाइफ लॉन्ग रिलेशन बन जाता है जब आप हमारे चैनल से जुड़ते हो। तो इस रिलेशन को बनाए रखना और हमारी यूट्यूब फैमिली को और बड़ा करते जाना है और बढ़ाते जाना है, ये आप लोगों की और मेरी बराबर जिम्मेदारी है। तो चलिए इस चैनल को आगे बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल शेयर जरूर करना अपने सभी ग्रुप्स में। थैंक यू एवरीबॉडी।